गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 का बैच है, रिवीजन बैच। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। आज होगा लेक्चर नंबर 5, लास्ट टर्न। ठीक है, तो इसमें दो चैप्टर, वैसे तो एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन जब हमने मेन बैच में पढ़ाया था तो दो चैप्टर हैं इसमें। एक पहला मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा एमसीजी, दोनों इसमें इंक्लूड हैं। तो आज इसका लास्ट टर्न होगा, कल से हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्लास 12 रिवीजन। चैप्टर 4 लेक्चर 5। तो ये जो यूनिट है इसमें भी दो चैप्टर है। दूसरा चैप्टर छोटा सा है, डाया पैरा फेरो वाला। तो ये यूनिट सबसे लो स्कोरिंग यूनिट है, इसमें सबसे ख़राब मार्क्स आते हैं। तुम लोग तो अगर हर यूनिट ख़राब आते हैं, लेकिन जनरल बच्चों के इस यूनिट में सबसे ख़राब आते हैं। ठीक है, अभी हम टेस्ट कॉपी देंगे तुम लोग के पिछले टेस्ट की। तो क्लास 12 रिवीजन चैप्टर 4 लेक्चर 5 सुनिए। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल से आपने ट्राई किया होगा तो आपको मिलेगा वो क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो जैसा कि आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है एक बेसिक डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर को ही हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर में। ठीक है, यानी जो एमीटर है वो भी गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है, जो वोल्ट मीटर है वो भी गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? कम से कम। तो हम कैसे कम करते हैं इसके रेजिस्टेंस को? शंट लगा के। शंट का मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉपर का थिक वायर होता है, एक तो कॉपर ऊपर से थिक, इसलिए शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, नो डाउट। और एमीटर पता ही है, करंट को मेज़र करने के काम में आता है डायरेक्ट एम्पियर में। मिली एमीटर किस में मेज़र करता है? मिली एम्पियर में। एमीटर किस में मेज़र करता है? एम्पियर में। ठीक है, लिखे। दो लाइनें लिखनी बस, दो तीन लाइन। Ammeter is a device by which electric current flowing in a conductor in a circuit लिखो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, कंडक्टर काट के सर्किट करो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली इनटू एम्पियर। कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली इनटू नहीं, इन द एम्पियर। डायरेक्टली इन द एम्पियर। क्लियर? एम्पियर को अंडरलाइन कर लेना, कैपिटल ए से लिखना एम्पियर, इन द एम्पियर। पहले चेंज करें। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो, वेरी लो। देयरफॉर to convert a galvanometer into ammeter, comma, a very low resistance a very low resistance
इज कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, वेरी लो रेजिस्टेंस ब्रैकेट में शंट लिखना पड़ेगा। वेरी लो रेजिस्टेंस ब्रैकेट में शंट, ब्रैकेट में शंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, विद द गैल्वेनोमीटर। तो क्या बताया हमने, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, सीरीज लिखा दी क्या, अरे आज गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, सीरीज या क्या कर लो, पैरेलल। सीरीज में कर दोगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, भले थोड़ा बढ़े, पैरेलल करो उसको। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हाँ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाते हैं, शंट। समझ गए। जैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, कितना है 100, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब तुमने इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, शंट, और सपोज शंट का रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। तो ये क्या था आपका गैल्वेनोमीटर, अब ये क्या बन गया, एमीटर। ये पूरा मिला के क्या कहेंगे, एमीटर। समझ गए। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.1 से भी कम। नहीं पता क्या, पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस होते हैं उन सबका रिजल्टेंट, उनमें जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम। ये कई बार बता चुका था, बार बार बताते रहते हैं, नहीं समझे। जैसे 1 ओम, 100 ओम, 1000 ओम पैरेलल में लगा दें तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 ओम से भी कम। ठीक है। पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं उन सबका रिजल्टेंट, उनमें जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम। क्लियर, अभी नहीं समझे। तो देखिए पहले कितना रेजिस्टेंस था, 100 ओम, और जैसे शंट लगाया 0.1 से कम, यानी 1000 गुना कम हो गया। कितना कम हो गया, 1। समझ गए। तो शंट लगाते ही रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो पहले गैल्वेनोमीटर कह रहे थे, अब इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, एमीटर। तो ऐसे हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एमीटर में। ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा और 100% आएगा, या तो एक एमीटर का न्यूमेरिकल है या एक वोल्ट मीटर का। ठीक है। तो अगर एमीटर का कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप यही डायग्राम बनाओगे। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया और ये आपने लगा दिया शंट। क्या बन गया आपका, एमीटर। तो इसका रेजिस्टेंस G है और शंट का कितना है, S। क्लियर। अब यहाँ से मेन करंट कितनी चली, I, और ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर में जो भी करंट होती है उसको हम कितना लेते हैं, IG। ये हो गया I माइनस IG। ये पूरा हो गया आपका एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जैसे ही आपने शंट जोड़ा, क्या बन गया, ये एमीटर। ये एमीटर हो गया। तो यहां से आई करंट चली, मेन करंट कितनी है, आई। गैल्वेनोमीटर में कितनी गई, IG। तो शंट में कितनी जाएगी, I माइनस IG। और दोनों किस में, पैरेलल में। किस में, पैरेलल में क्या सेम होता है, PD। नहीं पता क्या, सिंस गैल्वेनोमीटर G and shunt S are in parallel, therefore पैरेलल में PD सेम होता है, यानी V1 इक्वल टू V2। तो V1 हो जाएगा IG इंटू G, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। V इक्वल टू, नहीं जानते हो क्या, तो I1 की जगह, समझ आ रहा है। तो I1 की जगह IG और R की जगह G। यहाँ I2 की जगह क्या लेंगे, I माइनस IG। समझ गए। और तुम्हें बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज में नहीं आता है यूज, हाँ, तो उस पर कहा पेपर में क्यों नहीं लिखा। जब पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीट स्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट थे उसमें, और दोनों हमने दिए।
I माइनस आई जी इंटू एस, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो I की जगह I1 की जगह आपका हो गया आई जी, R1 की जगह G, I2 की जगह I माइनस आई जी और ये R2। नहीं समझ आया? ठीक, यही सबसे मेन है, मेन इक्वेशन आपकी यही है। अब इससे S निकाल लो, दो चीज़ें निकालनी होती है हमें। एक तो आप क्या निकालो S, तो S कितना हो जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। इससे हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू जी एस। इसको इधर ले आओ, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई इंटू एस। आई जी कॉमन, आई जी निकाल लो, आई जी अपॉन आई हमें चाहिए, जी प्लस एस आई एस, यानी आई जी अपॉन आई कितना आ गया, एस अपॉन जी प्लस एस। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या याद रखना है, ये बस ऐसे भूल जाओगे बेवकूफ़ टाइप को, पूरा लिख लो। तो V1 I1 R1 और V2 I2 R2। अब I1 कितना हो गया IG, R1 कितना हो गया G, I2 कितना हो गया I माइनस आई जी और R2 हो गया आपका S। ये डायग्राम और ये बस, डायग्राम से खुद ही पता चल जाए दोनों का वोल्टेज सेम होगा। एमीटर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले ये बनाओगे, ठीक है। अब हमें डालें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीरीज में लोड लगा के। लोड का मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस, शंट वेरी लो रेजिस्टेंस, लोड वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का यूज़ किस लिए करते हैं, पीडी मेजर करने के लिए। किसमें, वोल्ट में। किसमें, वोल्ट में। किसी भी सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पीडी मेजर करने के लिए। और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सीरीज में क्या लगा करके, लोड। लिखे, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, voltmeter is a device by which PD between 2 points, PD between 2 points of a circuit can be measured directly in the volt, directly in the volt, directly in the volt। ठीक है, पहले चेंज करें, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर should be very high, should be very high, therefore to convert a galvanometer, to convert a galvanometer into voltmeter, into voltmeter, comma, a very high resistance, a very high resistance, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लोड RL
वेरी हाई रेजिस्टेंस लोड RL is connected in series, ये लिखा लोड RL is connected in series with the galvanometer। ठीक है, देखिए तो वोल्ट मीटर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आप ये डायग्राम बनाओगे। अब ये कोई सर्किट है, इसका पीडी मेजर करना है, तो इसके क्रॉस क्या लगाएंगे, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर को बनाएंगे कैसे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा करके, लोड, ये लोड हो गया। तो ये गैल्वेनोमीटर है, जैसे सीरीज में लोड लगाया, ये पूरा मिल करके वोल्ट मीटर बन गया। ये वोल्ट मीटर बन गया। अब जैसे मेन करंट I है, ये कोई रेजिस्टेंस है सर्किट, और इसका PD कितना है V, जो इसका PD होगा वही इसका होगा, क्योंकि पैरेलल में PD क्या होता है, सेम। ध्यान रखना, चाहे एमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगी उसे हम क्या मानेंगे, IG। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगी उससे क्या मानेंगे, तो I यहाँ से गई, दो पार्ट में डिवाइड हुई, इसमें IG और इसमें IG इधर से I वापस। फिर क्या कहेंगे, सिंस सर्किट R एंड वोल्ट मीटर आर इन पैरेलल, और पैरेलल में PD क्या होता है, सेम। अगर इसका PD V है तो इसका भी PD क्या होगा, V। क्लियर, देयरफॉर V इक्वल टू IR होता है, IG और R की जगह G प्लस RL, बस इसको याद रखना। मैं इससे अगर हम लोग RL की वैल्यू निकालें, ये किसके बेस पे लिखा हम लोगों ने, V इक्वल टू IR, इससे RL निकालें तो V अपॉन IG G प्लस RL, यानी RL इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन IG माइनस G। सारे न्यूमेरिकल इसी से हो जाएंगे वोल्ट मीटर के। बस ये डायग्राम और ये, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट करें। अब MCG देखेंगे। MCG के पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फिर करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, चैप्टर फिनिश। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज़ और, जब आप इसके न्यूमेरिकल लगाओगे तो जैसे कोई वोल्ट मीटर है, आपको उसकी रेंज बढ़ानी है। मान लेते वो 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, आप चाहे तो वो 50 वोल्ट तक मेजर कर ले। नहीं समझे, कितने वोल्ट तक मेजर कर सकता है, 10 वोल्ट तक। आप चाहे तो कितने वोल्ट तक मेजर कर ले, 50 वोल्ट तक, यानी रेंज बढ़ाना होगा ना। तो किसी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी तो क्या करेंगे, पुराना जो वोल्ट मीटर है उसको गैल्वेनोमीटर मान लेंगे। तो पुराना वोल्ट मीटर उसको क्या मान लेंगे, यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो G का काम करेगा। उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसका काम करेगा, G का। फिर उसके सीरीज में एक लोड और लगा देंगे। समझ गए, पुराने वोल्ट मीटर को क्या मान लेंगे, गैल्वेनोमीटर। समझ आ रहा है, पुराने वोल्ट मीटर को क्या मान लेंगे, फिर उसके सीरीज में क्या करेंगे, एक लोड और लगा देंगे। तो पुराने वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G का काम करेगा, RL अलग से लगा देंगे। समझ गए ना। इसी तरह एमीटर में करेंगे। अगर एमीटर की रेंज आपको बढ़ानी है, मान लेते हैं 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, आप चाहे तो 20 एम्पियर तक मेजर करें, ठीक है। एमीटर की रेंज क्या करनी है, बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, पुराने एमीटर को क्या मान लेंगे, गैल्वेनोमीटर।
पुराने मीटर को क्या मान लेंगे, क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा, पुराने मीटर को क्या मान लेंगे, गैलो। तुम इतने उदास क्यों लगते हो, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल एनर्जी लेवल जीरो, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट पे रहते हो हमेशा। समझ, कभी कभी एक्साइटेड स्टेट में जाया करो। तो भूल गए एनर्जी लेवल डायग्राम से। तो पुराने, समझ गए, तो पुराने एमीटर को क्या मान लेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर, और उसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, एक शंट एक शंट और पुराने एमीटर के रेजिस्टेंस को जी मान लेंगे। जब गैल्वेनोमीटर मान लिया तो उसका रेजिस्टेंस जी हो गया। समझ, इस टाइप क्वेश्चन अक्सर आते हैं रेंज बढ़ाने वाले। अब जो टॉपिक है थोड़ा सा सिंपल नहीं है, इसे ध्यान से देखेंगे 10-15 मिनट, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, तो अब जो बचे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं। अब पहले मीटर ब्रिज था, पोटेंशियोमीटर था, वो सब हटा दिया गया, तो जब हीट स्टोन ब्रिज के किरचॉफ्स लॉ बचा केवल, तो वही इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक जैसे 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे किरचॉफ्स लॉ चैप्टर में, कितने थे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन। अब 2 उन्होंने हटा दिए सिलेबस से, 2 बचे, तो जो 2 बचे वही तो इंपॉर्टेंट हैं, तो कंफर्म आएंगे, किरचॉफ्स लॉ भी आएगा और क्या आएगा, हीट स्टोन ब्रिज भी। और उसको तैयार न करो तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, या तुम चाहते हो कि अगले साल फिर पढ़ें हम। समझ गए, तो कई चीज़ें हटा देंगे। अब पता चला टोरॉइड सोलेनॉइड हटा दी गई, तो एम्पियर्स लॉ का एक ही एप्लीकेशन बचा, स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर, वो 2 बचे, स्ट्रेट वायर और लॉन्ग सोलेनॉइड, तो कोई भी आएगा, 2 में से एक आ जाएगा। तो जो बचा है अब वो सब इंपॉर्टेंट ही है, नहीं समझे। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। तो ये 2 हमने मैग्नेटिक पोल्स ले लिए, सिलेंड्रिकल कॉनकेव, सिलेंड्रिकल कॉनकेव, अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। ये बीच में कुइयाँ टाइप की बन गई है। कुइयाँ नहीं जानते हो, कुइयाँ, कुआं जानते हो, बड़ा होता कुआं, छोटा होता कुइयाँ। ध्यान सुना करो, रिजल्ट के बाद जरूरत पड़ सकती है ना, समझो। अब तो पानी भी नहीं रहता उसमें, करो क्या, ठीक है। सारे कुएं सूखते जा रहे हैं, ठीक। तो ये इस टाइप का हो गया, नहीं समझे, अरे कुआं भी नहीं समझ पा रहे हो क्या, वेल टाइप का हो गया ना। अब अगर हम यहाँ पे बीच में कुछ ना करें, अभी कुछ करेंगे हम लोग, कुछ ना करें, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से लाइन्स निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, साउथ पोल की, ऐसे निकल के ऐसे, ऐसे निकल के ऐसे, ठीक है। अब हम बीच में क्या रखेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर, क्या रखेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, यानी सॉफ्ट आयरन की एक सिलेंड्रिकल रॉड, सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड। सॉफ्ट आयरन की, बेटा सुन लो, पिछले बार पढ़ा नहीं था ना तुमने, ठीक है, इस बार तो पढ़ लो। तो एक सॉफ्ट आयरन की रॉड रखें, सॉलिड रॉड। आप जानते हैं सॉफ्ट आयरन की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक पर बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा होता है, एक सबसे ज़्यादा होता है, समझ गए, अब भी नहीं समझे, तो सबसे ज़्यादा होता है, यानी मैग्नेटिक लाइन सबसे ज़्यादा इसी से इजीली पास होती हैं, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो जैसे ही सॉफ्ट आयरन हम रखते हैं बीच में रॉड ऐसे, तो फिर लाइंस ऐसे ट्रेवल करती हैं, लो सेंटर कहाँ गया इसका, सेंटर डिस्टर्ब हो गया।
ऐसे। लेकिन आप आप कहोगे कि मैग्नेटिक लाइन तो एक दूसरे क्रॉस नहीं करती हैं, और यहाँ सब क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बाहर ऐसे होगा, अंदर ऐसा नहीं होता है। सुनो, हमको देखने पे लग रहा है कि ये मैग्नेटिक लाइन यहां से निकली और यहां गई, जबकि इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन है ही नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन है, क्योंकि ये तो ऐसे जा रही थी, ऐसे इसने अपनी मैग्नेटिक लाइन को अपनी तरफ क्या किया, खींच लिया, ऐसे गई। समझ गए? यानी वो तो यहां से निकल के वहां जा रही थी, इसने खींच लिया अपनी तरफ। ठीक है, अभी नहीं समझे? अब ये तो हमें दिखेंगे नहीं, इसका इफेक्ट हमें दिखेगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे लाइन यहां से निकल करके यहां जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन है नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग तो वो लाइन है। ये लाइन ऐसे निकल करके ऐसे जा रही थी। अरे हम क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? चाइनीज बोल रहे हैं क्या हम? समझ आ रहा है? ऐसे, ये है कहानी। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये सब रेडियस की डायरेक्शन में है भी रेडियस है इसमें। ऐसा लगे जैसे ये लाइन यहां से निकली वहां गई, जबकि ये इसके करस्पॉन्डिंग वाली लाइन थी, लेकिन हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे। समझ गए? हाँ, ये जरूर सीधे है। ऐसे होती मैग्नेटिक लाइंस। अब आया समझे? तो इसके करस्पॉन्डिंग वो है, हम कहेंगे नहीं इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो ऐसा लग रहा है यहां से निकली और वहां गई, जबकि एक्चुअल में यहां से वहां के लिए निकली थी। समझ गए? तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसे क्या कहोगे? रेडियल में, क्योंकि रेडियस की डायरेक्शन में है। सबकी सब कहाँ है? रेडियस की। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की, कि इसके अंदर कोई अगर हम लोग करंट लूप रखें, क्या रखें, तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होता है? पैरेलल। कैसा होता है? यानी बीच का एंगल कितना होगा? थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ गए? थीटा किसके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। याद आया? ठीक है, तो यहां पे जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। थीटा कितना लेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल होता है? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एक्सिस। ये होती मैग्नेटिक एक्सिस। समझ गए? मैग्नेटिक एक्सिस एक्चुअल में क्या होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? नॉर्थ, लास्ट टर्म पे भी बताया था हमने, नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन, इसे मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये इधर से देख रहे हैं हम लोग, तो ये कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल। तो जैसे ये रेक्टेंगुलर है, तो इधर से अगर साउथ है तो इधर से क्या हो जाएगा? नॉर्थ। एक तरफ से लूप में साउथ होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है? नॉर्थ। तो एक तरफ से क्या होता है? साउथ, एक तरफ से ना। जब हमने पहले पढ़ाया था मेन बैच में, तो आपको हमने डायग्राम बना के पूरा बताया था, लेकिन कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये है लूप, तो इधर से कैसा है ये? क्लॉकवाइज। कैसा है? अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी दिक्कत है थोड़ी। अरे ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो गया? साउथ पोल। इसी को अगर पीछे से देखें, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। देखो, नहीं दिख रहा है? समझ गए? तो एक तरफ से साउथ पोल होता है, एक तरफ से नॉर्थ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस चैप्टर में, इसके नेक्स्ट चैप्टर में जितने फार्मूले हैं, हर जगह थीटा का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल। देखें इधर, दिखा? तो ये कैसा दिख रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से क्लॉकवाइज। समझ गए ना? तो एक तरफ से क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज।
और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको मिलाने वाली लाइन को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। ये लाइन हो गई, ठीक है ना? इधर साउथ था, उधर नॉर्थ, इसलिए इसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। नहीं समझे? अरे इधर क्या है? साउथ पोल, उधर क्या है? यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग है। बार मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग। कुछ समझ आ रहा है बेटा? कमाते हो ना, इसलिए पूछ रहे हैं। तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग होते हैं, ठीक है? लेकिन लूप में क्या होता है? वहीं नॉर्थ पोल है, वहीं साउथ पोल है, बस इधर से साउथ उधर से नॉर्थ, ऐसे मिला दिया। ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, ठीक है? अभी नहीं समझे? तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो जब लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो बीच का एंगल कितना होता है? 90। यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में केवल एक ही कंडीशन में पैरेलल है, जैसे घुमा पैरेलल खत्म। वहाँ क्या होगा? हमेशा पैरेलल, हमेशा पैरेलल, हमेशा पैरेलल। जैसे लूप है ऐसे रखा हमने, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया, ऐसे घुमा, अब यहाँ नहीं शो किया, हर पॉइंट पे होगा। ऐसे घुमा, इसके पैरेलल आ गया, ऐसे घुमा, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, और बाकी के कारण जो लूप लगेगा, फोर्स कपल लगेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। समझ गए? तो हर कंडीशन में पैरेलल। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। जितने घूमने वाली चीज़ें हैं, फैन, छोटी वाली मोटर, सबमर्सिबल पंप, एग्जॉस्ट फैन, फ्रेश एयर फैन, जितनी घूमने वाली चीज़ें हैं, सब जगह यही प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को सस्पेंड करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे तो पंखा घुमा, रुक जाएगा। वैसे क्या होगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जब सस्पेंड करेंगे तो हर कंडीशन में उसके जो प्लेन होगा कॉइल का, वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रहेगा? पैरेलल, यानी फोर्स कपल हर कंडीशन में क्या लगेगा? मैक्सिमम। थीटा 90 हो जाएगा ना, टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा या MB साइन थीटा। क्लियर? तो इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखो, समझ गए ना? तो MCG का मेन प्रिंसिपल यही है, लिखिए, व्हेन टू, बड़ा कष्ट होता है बेटा तुम्हें लिखने में, इसलिए 15-15, 16-16 नंबर आते हैं 70 में। क्या लिखा? तुमको एक कॉपी हमने दी होगी टेस्ट की, मिल गई थी? नहीं, हमने उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट किया था, बहुत सारे लिखा था, वेरी लो चांसेस टू फॉर पासिंग आउट, ठीक है? अच्छा, उसको देखो, हमने बहुत सारे कमेंट किए हैं, वेरी वर्स्ट परफॉर्मेंस, ठीक है? हमने तुमको दिया था ना? अच्छा, तुम देते नहीं हो ना टेस्ट? अच्छा, मतलब उससे क्या होगा कि वो जो पॉलिशन है वो हट जाएगी। सुने, क्या लिखा? व्हेन टू कॉन्केव सिलेंड्रिकल अपोजिट, व्हेन टू कॉन्केव सिलेंड्रिकल अपोजिट, कॉमा लगा लेना, कॉन्केव सिलेंड्रिकल अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स आर केप्ट very close to each other, very close to each other, then नहीं, and a soft iron core is placed at the center between these two magnetic poles, between these two magnetic poles, then the magnetic lines, then the magnetic lines between the poles travel from
travel from North Pole to South Pole. North Pole to South Pole in radial direction. In radial direction. रेडियल डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लो. रेडियल डायरेक्शन समझे, अलोंग द रेडियस. रेडियस नहीं लिखे सब, कॉमा सच मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. सच मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. डायग्राम बनाओ जल्दी से. बन गया? देखिए डायग्राम बन गया ना सबका. डायग्राम और लिखो, एक लाइन लिख लो बस. इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा द प्लेन ऑफ अ करंट लूप is always parallel, is always parallel to the direction of magnetic field. That is, loop experiences maximum force couple in all the conditions. Loop experiences maximum force couple in all the conditions. ठीक है? क्या होता force couple on a current loop? tau is equal to NIAB sin theta. नहीं जानते हो क्या? In radial magnetic field, theta is equal to 90 degree always. थीटा किसके बीच का एंगल है? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप. जब कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ लूप, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप. कुछ समझ में आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री, यानी टॉ इज इक्वल टू NIAB sin 90. ऑलवेज मैक्सिमम. यहां तक कोई दिक्कत? नोट करें. बस MCG बचा है, 2 मिनट रुके, कॉपी दे दें. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक ठीक, वीडियो देख लेना. देखें, सुनिए. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शांत रहो बेटा. MCG. तो क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को, उसकी डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं. समझ गए? और ये किस पे बेस्ड होता है? फोर्स कपल ऑन अ करंट लूप इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स कपल ऑन अ करंट लूप इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. लिखे. वैसे तो कंस्ट्रक्शन वगैरह हमने बहुत लिखाया था पहले, ठीक है.
तो चूंकि इसमें प्रूवमेंट भी बड़ा है, डायग्राम भी सिंपल नहीं है, इसलिए आपका शुरू में 2-3 लाइनें लिख करके डायग्राम बना के सीधे प्रूवमेंट, समझ गए? क्योंकि बहुत लंबा पेपर आता है, नहीं समझे? तो ज़्यादा बड़ी थ्योरी लिखोगे तो करनी, वैसे भी नहीं कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी लिखोगे तो और ही कम कर पाओगे, ठीक है? अब भी नहीं समझे? लिखे MCG is a device, MCG is a device based on the principle, बेटा लिख भी नहीं रहे हो क्या आयुष? MCG is a device based on the principle of force couple on a current loop, force couple on a current loop in a radial magnetic field, in a radial magnetic field. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को अंडरलाइन कर लो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, which is used to detect the electric current in a circuit and value and direction of current and value and direction of current in a circuit can be measured by the galvanometer. ठीक है, बस इतनी लैंग्वेज सफिशिएंट है, ठीक है? अब देखिए इसका डायग्राम, तो समझाने के लिए हम थोड़ा दूर दूर ले रहे हैं। आप इमेजिन करो ये बहुत पास में है, तो ये दो मैग्नेटिक पोल्स हो गए, जैसा अभी हमने पास पास लिए थे ना रेडियल मैग्नेट, सेम उसी तरह समझाने के लिए थोड़ा दूर ले लिया गया है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल, बीच में ये हो गए सॉफ्ट आयरन कोर, थोड़ा इसको पीछे से ले, बीच में क्या है ये सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है? इसके ऊपर ये हो गया एल्युमिनियम फ्रेम, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है? इसके ऊपर ये एल्युमिनियम फ्रेम, सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया जा रहा है सब। एल्युमिनियम फ्रेम, ठीक है? जैसे सॉफ्ट आयरन कोर हो गई, क्या हो गई सॉफ्ट आयरन, मान लो सिलेंड्रिकल है नहीं, मान लो सिलेंडर है, इसके ऊपर इस तरीके से चारों तरफ एल्युमिनियम का एक फ्रेम, उस एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर क्या करेंगे कॉपर वायर की वाइंडिंग,
समझ गए, कॉइल ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर, समझ रहे हैं। थोड़ा एल्युमिनियम फ्रेम को चौड़ा दिखा दो। ये एल्युमिनियम फ्रेम हो गया। एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग, यानी आप कह सकते हो कॉइल ऑफ कॉपर वायर। ये फ्रेम के ऊपर है कॉपर कॉइल, और कॉपर कॉइल जो इसके ऊपर वाइंड किया गया है एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर, उसका एक एंड नीचे छोड़ दिया गया है, एक एंड ऊपर। ये नहीं वाइंडिंग करते करते दोनों एंड ऊपर ही ले जाओ, वो तो कहीं भी रोक सकते हैं। तो एक एंड को जैसे नीचे से स्टार्ट किया, एक एंड नीचे छोड़ दिया, और ख़त्म कहाँ करेंगे, ऊपर आके। एक एंड हमें नीचे चाहिए और एक ऊपर चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, 100 200 इस तरीके से। ये नीचे लगी हुई है एक स्प्रिंग, और उसके बाद ये टर्मिनल, ये टर्मिनल हो गया। ये टर्मिनल T2, ये सब पूरा बॉक्स के अंदर फिट होता है, ठीक है। ये कॉपर वायर, मेटालिक स्ट्रिप, ये मिरर एक छोटा सा, ये हो गया आपका टॉर्सनल हेड, और ये जो मेटालिक स्ट्रिप है किस मेटल की बनाई हमने, फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय है, मिक्स मेटल। इसको कनेक्ट कर दिया हमने टर्मिनल T2 से, इस वायर को, इस मेटालिक स्ट्रिप को। टर्मिनल T2 ये T1 हो गया। क्लियर, ये बन गया कंस्ट्रक्शन इसका। ये स्प्रिंग है, ऐसे लिख दें। और ये बीच में जो ब्लैक कलर से शो किया है, ये क्या है, एल्युमिनियम फ्रेम। ठीक है, बनाए। क्या नहीं समझ आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वर्किंग देखें, बस शुरुआत में जो 3-4 लाइनें लिखाई हैं वो डायग्राम, उसका डायरेक्ट वर्किंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मैग्नेटिक कॉइल्स, ये सब दिख रहा है, खुद ही हमने लिखा दिया। उसका ऑलरेडी इतनी लंबी इसमें प्रूवमेंट है, प्लस डायग्राम है, ठीक है। वर्किंग,
लिखे, वर्किंग हेडिंग डाली, एक लाइन लिख लो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग in the copper coil, in the copper coil, cu coil लिख दो, in the copper coil through terminals T1 and T2, through terminals T1 and T2, T1 and T2, comma, the coil experiences a magnetic force couple, a magnetic force couple due to radial magnetic field, due to radial magnetic field between the poles। ठीक है, चलिए देखिए क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स कपल, मैग्नेटिक फोर्स कपल on the current, on the coil, acting on the coil। कितना होता मैग्नेटिक फोर्स कपल, टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 90, NIAB आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा हमेशा कितना होता है 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ऑलवेज। क्यों 90 होता है पता ना, क्योंकि जो लूप का प्लेन होता है वो हर कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का कैसे होता है, पढ़ अभी तो पढ़ा हम लोगों ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसके पहले ही, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इस फोर्स कपल के कारण जैसे ही कोई फोन आ रहा है, तो इस फोर्स कपल के कारण जैसे ही कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होती है, इस फोर्स कपल के कारण जैसे ही कॉइल क्या होती है, रोटेट है ना स्टार्ट होती है। अरे फोर्स कपल इसको घुमाएगा नहीं, इसके अंदर जो ये मेटालिक स्ट्रिप है इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, ट्विस्टिंग। धागा तो है नहीं कि घूम जाए, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग यहाँ तो ना जैसे तुम्हारा हाथ पकड़ कोई मरोड़ दे, समझ गए। तो जैसे ही इस ये फोर्स कपल के कारण, कौन सा फोर्स कपल, मैग्नेटिक फोर्स कपल, ये कॉइल घूमेगी और जैसे ही घूमी इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, ट्विस्टिंग। और क्या लगने लगेगा इस पे, ट्विस्टिंग फोर्स कपल। क्या लगने लगेगा, ट्विस्टिंग फोर्स कपल। इससे क्या कहेगा, वापस जाओ। ट्विस्टिंग फोर्स कपल क्या कहता है, वापस जाओ, समझ गए। और ये क्या कहेगा, और घूमो। ये फिक्स है, मैग्नेटिक फोर्स कपल फिक्स है, एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, फिक्स। लेकिन ट्विस्टिंग फोर्स कपल जैसे जैसे मेटालिक स्ट्रिप ट्विस्ट होती जाएगी, ट्विस्टिंग फोर्स कपल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझ गए, यहां तक लिखा था हमने, आगे लिखें। ड्यू टू दिस फोर्स कपल, due to this force couple, comma, if the twisting phi, if the twisting phi is produced in the metallic strip, if the twisting phi is produced in the metallic strip, देन के बाद डैश, ट्विस्टिंग लाइन चेंज करके नोट कर लें, ट्विस्टिंग फोर्स कपल एक्टिंग ऑन द कॉइल। कितना ट्विस्टिंग फोर्स कपल लगेगा, टॉ डैश, प्रोपोर्शनल टू 5। ट्विस्टिंग फोर्स कपल जो होता है वो ट्विस्टिंग के प्रोपोर्शनल होता है। कम ट्विस्टिंग कम फोर्स कपल, ज़्यादा ट्विस्टिंग ज़्यादा फोर्स कपल।
ये जो मैग्नेटिक फोर्स कपल है, जब यहाँ प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है सी। सी को कहते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप। सी को क्या कहते हैं? टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप। टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। टॉर्सनल कांस्टेंट भी कह सकते हो, लेकिन करेक्ट नेम क्या होता है? टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है। जो चीज़ जितनी टफ होती है, टफ का मतलब जिसको ट्विस्ट करना कठिन हो, मजबूत, जो चीज़ जितनी टफ होती है उसकी टॉर्सनल रिजिडिटी उतनी ज़्यादा होती है, और जो सॉफ्ट होगी कम होगी, ठीक है। अब सुनना, ये फिक्स है और ये बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ट्विस्टिंग बढ़ेगी, ट्विस्टिंग फोर्स कपल भी बढ़ेगा। ये क्या करना चाहता है? कॉइल को घुमाना चाहता है, और घूमो और घूमो और घूमो, लगातार घुमाना चाहता है। और ये क्या करना चाहता है? वापस लाना चाहता है। भाई जब ट्विस्टिंग होगी मेटालिक स्ट्रिप में, तो वो ट्विस्टिंग उससे क्या कहेगी? वापस जाओ। भाई कोई भी चीज़ ट्विस्ट हुई तो ट्विस्ट होकर जब छोड़ी जाती है तो वापस नहीं जाती है। तो ट्विस्टिंग फोर्स कपल कॉइल को वापस लाना चाहता है, और ये क्या करना चाहता है? और रोटेट कराना चाहता है। और जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी तो वहीं पे रुक जाएगा। जितना ट्विस्टिंग होनी थी हो गई। अब जैसे मान लेते 50 न्यूटन मीटर है फॉर एग्जांपल, फोर्स कपल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। ये 50 है, तो शुरू में कितना था? 0, थोड़ी सी ट्विस्टिंग 10, और ट्विस्टिंग 20, और ट्विस्टिंग 30, और ट्विस्टिंग 40, और ट्विस्टिंग 45 न्यूटन मीटर, और ट्विस्टिंग 49 न्यूटन मीटर, और ट्विस्टिंग 50 न्यूटन मीटर। अब दोनों इक्वल हो गए, इक्वल अपोजिट। अब जितना ट्विस्ट होना था उतना हो गया। अब जब दोनों की ताकत इक्वल हो गई तो जितना घूमना था वो घूम चुका, उतना घूम के वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। हाँ, फिर जब करंट बंद करेंगे, करंट क्या करेंगे? बंद करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये ट्विस्टिंग फोर्स कपल उसको वापस ले आएगा। अभी नहीं समझे? तो ये वैल्यू कैसी है? फिक्स, और ये बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ट्विस्टिंग बढ़ेगी ट्विस्टिंग फोर्स कपल बढ़ेगा। ये अगर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो ये कैसे घुमाने की कोशिश करता है? एंटी क्लॉकवाइज। और जब दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएंगे तो वहीं पे वो रुक जाएगा। जितना घूमना था घूम चुका। समझ गए? अभी नहीं समझे? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, टॉ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? टॉ डैश की, बल्कि टॉ डैश की वैल्यू टॉ के इक्वल। समझ गए? जब ट्विस्टिंग फोर्स कपल मैग्नेटिक फोर्स कपल के क्या हो जाएगा? इक्वल, तो रोटेट होना बंद हो जाएगा। जितना होना था हो चुका। अब भी नहीं समझे? क्या नहीं समझ पा रहे हो? और यही टेस्ट में देंगे और नहीं कर पाओगे। तो टॉ डैश C5, और ये कितना है? NIAB। ऐसे आई की वैल्यू निकालें अगर हम लोग, किसकी वैल्यू निकालें? आई की। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? C/NAB, C/NAB इंटू 5, यानी I प्रोपोर्शनल टू 5। कम करंट कम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा करंट, यही तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर में होता है। भाई कम करंट फ्लो होगी कम घूमेगा, ज़्यादा करंट होगी ज़्यादा घूमेगा। I प्रोपोर्शनल टू 5, यही तो डिफ्लेक्शन है। जो ट्विस्टिंग हुई है वही तो डिफ्लेक्शन है। बस यहाँ पे मिरर लगा दिया है। आजकल जो बनते हैं मिरर के बजाय क्या लगा देते हैं? एक निडिल। क्या लगा देते हैं? तो जैसे निडिल ऐसे है, 0 ये, अब जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे ये निडिल क्या होगी? घूमती जाएगी। एक नीचे स्केल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्केल। कम करंट कम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन। अब भी नहीं समझे? तो ये जो निडिल होगी ये कॉइल के साथ अटैच कर दी जाती है, मेटालिक स्ट्रिप के साथ। समझ गया? जैसे जैसे कॉइल घूमेगी ट्विस्टिंग होगी वैसे वैसे निडिल भी क्या होगी? रोटेट होगी। नीचे क्या लगा दिया जाता है? एक स्केल। स्केल जानते हो? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जहाँ पहुँची घूम के पता कर लेते हैं उतनी करंट है। क्लियर? अब भी नहीं समझे? तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा?
वो डिपेंड करेगा किस पे, करंट पे। बल्कि इसको ऐसे कहो आई, चलो बात एक ही, आई प्रोपोर्शनल टू फाइव या फाइव प्रोपोर्शनल टू आई, फाइव प्रोपोर्शनल टू आई करो। अरे बात एक ही है, कम करंट कम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन। इससे हम लोग फाई की वैल्यू निकालनी चाहिए कायदे से। किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, फाई की। फाई इक्वल टू एन ए बी, एन ए बी अपॉन सी इंटू आई, यानी फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसे ये डिफ्लेक्शन है, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। कम करंट कम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा करंट ज़्यादा। नोट करें जल्दी, समझ गए, जल्दी नोट करें। 2-2 मिनट की 2 डेफिनेशन बची हैं, सुनिए। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें फाई की, इसलिए इरेज नहीं कर रहे हैं। क्या होती है करंट सेंसिटिविटी, यूनिट करंट के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला डिफ्लेक्शन, समझ गए। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एसआई से, गैल्वेनोमीटर। लिखिए, the deflection produced in a galvanometer, the deflection produced in a galvanometer, in a galvanometer by per unit electric current, by per unit electric current passing through it, passing through it, comma, is called current sensitivity of that galvanometer. तो क्या हो गई करंट सेंसिटिविटी, फाई अपॉन आई। सुनो, आई करंट के द्वारा कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, फाई। आई करंट के द्वारा कितना, फाई। तो पर यूनिट करंट के द्वारा बाई पर यूनिट करंट, आई करंट के द्वारा फाई, पर यूनिट करंट के द्वारा फाई अपॉन है, इसी को करंट सेंसिटिव। फाई की वैल्यू रख दो, कितना होता फाई, एन ए बी अपॉन सी आई, ये तो होता है। तो फाई की वैल्यू रखेंगे एन ए बी आई अपॉन सी, आई से आई कैंसल, यानी क्या आ गया, एन ए बी अपॉन सी। नोट कर ले, कर लिया, बोलो। इसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसवी से। तो यूनिट करंट के द्वारा जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। यूनिट करंट का मतलब 1 एम्पियर, यूनिट करंट का मतलब 1 एम्पियर। तो यूनिट करंट के द्वारा जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। और यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस यानी 1 वोल्ट, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब 1 वोल्ट, समझ गए। तो उसके द्वारा जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं, ठीक है, लिखे। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, तुम क्यों नहीं लिखो बेटा अब है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर बाई पर यूनिट पीडी, पर यूनिट पीडी, कॉमा, नहीं, पर यूनिट पीडी अप्लाइड अक्रॉस इट,
applied across it, comma, is called voltage sensitivity of that galvanometer, ठीक है। यानी क्या फार्मूला हो गया, अगर V वोल्ट के द्वारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, फाई, तो पर यूनिट PD के द्वारा कितना हो जाएगा, फाई अपॉन V, ये वोल्टेज है। अगर V वोल्टेज के द्वारा फाई, तो पर यूनिट PD के द्वारा फाई अपॉन V। क्यों नहीं जान पा रहे हो, फाई अपॉन V, और V इक्वल टू क्या होता है, IR, V इक्वल टू IR, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। बस फाई की वैल्यू रख दो। फाई की वैल्यू क्या होती है, NAB अपॉन CI, याद आया, तो बस IR, I से I, C भी तो था, CIR, तो I से I कैंसल, यानी हम क्या ले सकते हैं, हाँ, नहीं, SV इक्वल टू SI अपॉन R, क्योंकि SI का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा, NAB अपॉन C, SI का फार्मूला अभी देखा हम लोगों ने, NAB अपॉन C, तो SV इक्वल टू SI अपॉन R। अभी नहीं समझे, कोई दिक्कत, चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो 5 टर्म में हम लोगों ने 2 चैप्टर फिनिश किए हैं, जो मेन बैच में 2 चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। इन 5 टर्म को बार बार रिपीट करते रहो, क्योंकि सबसे लो स्कोरिंग यूनिट है ये, सबसे ख़राब नंबर इसी में आते हैं। बताओ, जिसके ख़राब हर यूनिट में आते हैं, तो इसमें कैसे आएंगे, ख़राब का ख़राब कितना ख़राब होगा भाई। तुम लोग को जो उस यूनिट में ख़राब आते हैं जिसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो जिसमें ख़राब आते हैं उसमें कितने ख़राब आएंगे। हम क्या कह रहे हैं, समझ पा रहे हो, तुम लोग के उस यूनिट में भी ख़राब मार्क्स आते हैं जिसमें अच्छे आने चाहिए, और जिसमें ख़राब मार्क्स आते हैं तो उसमें कितने ख़राब आएंगे, ख़राब का ख़राब, मतलब भिखारी जिसको भीख दे वो कितना बड़ा भिखारी होगा।